नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज जो मुद्दा आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें सीधे तौर पर दुनिया की सांसों को लेकर खबर है और पूरी दुनिया ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता की ओर टकटकी लगाए देख रही है। उम्मीद कर रही थी कि इस बातचीत के जरूर कुछ पॉजिटिव यहां से हल निकलेगा, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन 21 घंटों की मैराथन बातचीत के बाद भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उनके एक बयान ने सनसनी मचा दी, उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वेंस के इस बयान ने एक पल में तस्वीर ही बदल दी। आने वाले समय में क्या ये और ज्यादा बड़ी चिंताजनक तस्वीर बनने वाला है? जिस उम्मीद के साथ दुनिया ने इस वार्ता को देखा था, उस पर अचानक पानी फिर गया। बयान के बाद माहौल में फिर से तनाव की आहट महसूस होने लगी और अंतिम मोड़ पर आकर मामला फिर से उलझ गया है। जेडी वेंस ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई है, क्लियरली बेनतीजा रखी है। इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। उधर ईरान की बात करें, ईरान ने अमेरिका की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए आरोपों की बौछार लगा दी है। एक तरफ से कहा जाए तो बड़ी बड़ी कंडीशंस रख दी है। ईरान ने भी खुलकर कह दिया है कि अमेरिका तो सिर्फ युद्ध खत्म करने का दिखावा कर रहा था, असल में अमेरिका चाहता ही नहीं है कि दोनों देशों के बीच तल्खी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। ये सिर्फ हवा यानी कि ढोंग इसे बताया। दोनों पक्षों के तीखे बयानों के बाद इतना तो तय है कि मिडिल ईस्ट अभी और जलने वाला है। यह युद्ध यहां रुकने वाला नहीं है और ज्यादा भीषण तस्वीर लेने वाला है। चलिए अब आपके सामने डिटेल्स भी रखेंगे कि आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बातचीत, लेकिन आपको बता दें परमाणु कार्यक्रम को लेकर गतिरोध जारी है। अभी भी स्थिति जो बनी हुई है और मुझ स्ट्रेट पर विवादास्पद है, वहां पर अभी भी अविश्वास है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुल जाए और शर्तों को मान लिया जाए अमेरिका की। क्षेत्र में ईरान की भूमिका ठीक ढंग से एनालाइज हो सके, लिमिट हो सके, हॉर्मुज पर दमखम जो यहां पर ईरान चाहता है वो सीधे तौर पर ना हो। लेकिन तस्वीर आगे आने वाले समय में किस तरीके से बदलने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को इस्लामाबाद बीते दिन भेजा, 21 घंटे तक बैक टू बैक मीटिंग्स का सिलसिला, एक के बाद एक यहां पर वार्ताएं, लेकिन इसके बावजूद भी देर रात बात नहीं बन पाई। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। पाकिस्तान से नदीम पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है और ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। और सबसे पहला सवाल मेरा नदीम जी आप ही से रहेगा, ये मुझे बताइएगा महायुद्ध का आगाज जब हुआ था उसके बाद से हमने देखा अलग अलग पैमाने, अलग अलग हर दिन तस्वीर आई। इस्लामाबाद वाली तस्वीर हमने देखी जहां पर 21 घंटे तक आप लोगों ने कोशिश तो करी कि अपने आप को जैसे शांति दूत आपको बताना है उसको प्रूव करवाने की पूरे भरसक प्रयास किए, लेकिन बेनतीजा रहा। क्या कमी रह गई? देखें, कमी ऑर्गेनाइजर्स में या आर्बिट्रेशन में नहीं रही। कमी तो जाहिर है मुज़ाकरात उस पीस टॉक में थी जो वो जहन बना के आए थे। पाकिस्तान का पहले दिन से मौकफ ये रहा है और इसको मार्जिन देता रहा है कि हमारा मकसद इन दोनों को बिठाना था और अगर ये बैठ के अपने मामलात को दुरुस्त कर लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है, मगर अगर नहीं कर पाते तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मामलात को उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। अब देखना होगा कि अगली पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान क्या अमेरिका के साथ खड़ा होता है, मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ जहाँ पे पैक्ट है वहां पे खड़ा होता है, या ईरान की तरफ देखता है। अब मामला देखने होंगे कि किसने इनकार किया है, या अमेरिका की बात अगर वो अपने अंदाज में चाह रहे थे तो वो क्यों नहीं मानी गई। वहां पे कौन से मामलात को पीछे रखा गया जिसकी वजह से ये पीस पैक्ट अब नहीं हो पाया है। नहीं नदीम जी, आपने ये बेशक से कहा कि देखना होगा किस छोर से बातें अटक गई, कहाँ से बातें क्लियर नहीं हो पाई, मैसेज नहीं जा पाया।
ये तो ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद के प्रयास तो दिख रहे थे। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अभी तो ये टेम्पररी है, अगर ऐसे दिक्कत आएगी तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है, अमेरिका फ्री है इस चीज को करने के लिए। तो अभी क्यों नहीं बन पा रही है? क्या साथ किसका देने वाले, अमेरिका का या ईरान का, इस्लामिक देश का या उस देश का जो आपको लोन दिलवाता है? देखिए, इसमें लोन वाली कोई सूरत हाल नहीं है। शहबाज शरीफ को ये आप भी जान रहे हैं, आपकी चुप्पी बता रही है नदीम साहब। नहीं, बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें लोन वाली या सुपर पावर वाली बात नहीं थी। पाकिस्तान ने तो एक जगह फराहम की, इनके ऊपर अपना ताल्लुक जाहिर किया, जो बेहतरीन डिप्लोमेसी हो सकती थी वो डिप्लोमेसी करके दिखाई। और पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को इसी तरह से होपफुल रहना चाहिए था कि हम इस मामले को हल करवा देंगे। दुनिया का बहुत बड़ा एक रीजन जो है वो खतरे से दो चार है। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब को यही करना चाहिए था, और पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के सामने है, वो काबिल तारीफ है। उसमें पाकिस्तान का कद जो है वो पहले से बहुत ज्यादा तारीफ तो तब होता ना जब स्थिति ठीक हो जाती, या आप अपनी मध्यस्थता को तब बढ़िया बता पाते जब ईरान भी एक पेज पर आ पाता अमेरिका के साथ। ये जरूरी नहीं है, जो पाकिस्तान का किरदार है वो उसी तरह से रहा, और पाकिस्तान का क्रेडिट में एक रत्ती भर भी कमी नहीं आई। अब ये अगर होता तो बहुत अच्छा होता, अगर नहीं हुआ पर तो रिपोर्ट्स ये क्या, रिपोर्ट्स, अरे नदीम जी सुनिए, तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आपको जो कर्जा वापस करना था सऊदी का और भी देशों का जो कर्जा था, अल्टीमेटम तो दे ही दिया था सऊदी ने, इतने इतने दिनों में दे दीजिए पैसा, शायद वो आपको दिक्कत दे रहा था, इसलिए आप ज्यादा मध्यस्थ बनना चाह रहे थे। हरगिज ऐसा नहीं है। कर्जे के मामला बड़े अरसे से चल रहे हैं, और ये कर्जा सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं लिया हुआ, बहुत सारे मुल्क कर्जे पे चलते हैं। मगर देखें, पाकिस्तान जैसा तो नहीं है ना, कम से कम। नहीं, सारे देशों की होते हैं रिलेशंस, को रिलेशंस, फाइनेंशियल और एक्सचेंज, ये सारी चीजें होती हैं, दैट आई अंडरस्टैंड, बट नॉट एज सिमिलर एज पाकिस्तान ना। नहीं, कर्जा तो कर्जा है वो। ना कर्जा तो कर्जा कैसे है? घर में आप आटा पानी दे नहीं पा रहे। सोडी सर प्लीज इस पर इंटरवीन कीजिएगा। ये वाली वार्ता तो बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान कर रहा था। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर बैक टू बैक ट्वीट्स आ रहे थे। इनके ख्वाजा आसिफ ने तो पोस्ट तक कर दिया था इसराइल को लेकर, कैंसरस स्टेट करके। जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे हूं विख्यात को पैलेस के साथ। जब भी दो पक्षों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव होता है, तो वो उसी इंसान या देश को अप्रोच करते हैं जिस पे उन्हें भरोसा होता है मध्यस्थता के लिए। कुछ दशक पहले भारत के एक बड़े व्यापारी घर में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। तो दोनों पक्षों ने मुंबई के एक प्रसिद्ध बैंकर को मध्यस्थता के लिए इन्वॉल्व किया, और कुछ महीने की मध्यस्थता के बाद ही दोनों भाइयों में सफल बातचीत हुई और जायदाद का बंटवारा हुआ। तो मध्यस्थता जो होती है वो उसी पे भरोसा किया जाता है जिसपे दोनों पक्षों को भरोसा होता है। जहां तक ईरान और अमेरिका की बात है, दोनों के अपने अपने कारण थे कि उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया। तो मैं पाकिस्तान की मध्यस्थता को कोई नेगेटिव वे से नहीं देखता, मैं इस एंगल से देखता हूं कि ईरान और अमेरिका को पाकिस्तान पे अपने अपने कारणों से भरोसा था और तभी उन्होंने अप्रोच किया। और लेकिन आपने इस बीच एक वर्ड कहा, भरोसेमंद। मुझे नहीं लगता ये एब्रिविएशन पाकिस्तान के साथ तो जाएगा कम से कम। वापस लौट रही हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर है, उसके बाद प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। ईरानी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बातचीत से निकलना चाहता था अमेरिका और निकलने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। अमेरिका ने इज्जत बचाने के लिए बातचीत का रास्ता देखा। अब देखिए नई तब्दीलियां हो रही है और ये सूत्र बता रहे हैं, ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है कि एक यहां पर किसी भी तरीके का जो है बहाना खोज रहे थे, कोई तरीका खोज रहे थे कि इस जंग से बाहर निकला जाए। यानी कि इसको देखा जाए तो स्थिति अभी किस तरीके से बनी हुई है। सोडी सर, ये जो हम देखते हैं कोशिशें, ये बेनतीजा रही है अभी तक, तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, नो सोल्यूशन एट ऑल।
और इससे पहले ही जब ये मीटिंग होने वाली थी, मैं लगातार जब इसको लेकर कवर कर रही थी और इस खबर को ब्रेक भी कर रही थी, उस दौरान में ये आया था कि ईरानी पक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है इस्लामाबाद। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या ये भी हवा हवाई बातें हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही थी 21 घंटे तक, दैट्स ऑल्सो नॉट क्लियर बिकॉज पाकिस्तान हैज नॉट गिवन ऑल दी प्रूफ्स। बट अभी शांति वार्ता विफल हो गई है, तो हम इसे क्या माने? आगे आने वाले बड़े तूफान का संकेत? ऋतु जी, पहले मैं आपके पिछले प्रश्न का जवाब देता हूँ जिसपे ब्रेक आ गया था। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को समझने के लिए मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेनियल मार्के ने लिखी, और लेखक ने बड़े तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से नजदीक रिश्ते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उसके कई कारण हैं। अब मैं आपके इस वाले प्रश्न पे आता हूँ। ऋतु जी, जब भी युद्ध विराम की बातें होती हैं, वो पहली बैठक में सफल होना जरूरी नहीं होता है। पहली बैठक में सफल तब होती है जब एक पक्ष हार जाता है। जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्सेले हुई, जर्मनी हार गया था। एलाइड फोर्सेस ने जो भी जर्मनी को बोला, उन्हें एक रेलवे वैगन में साइन करना पड़ा बिना किसी संकोच के, क्योंकि वो युद्ध हार चुके थे। लेकिन इस प्रेजेंट स्टेट में ईरान युद्ध हारा नहीं है, ईरान युद्ध जीता है। अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए हार से उसने युद्ध विराम किया है। हमने देखा क्या अमेरिका ने वेनेजुएला में कोई युद्ध विराम की बातें की? नहीं, क्योंकि वो वहां जीता था 3 जनवरी को। अमेरिका ने युद्ध विराम की बातें वियतनाम और अफगानिस्तान में क्यों की? क्योंकि वहां पे वो युद्ध हारा था। यहां पर भी वही हाल थी। हवा हवाई बातें तभी की जाती है जब लगता है कि पिछड़ रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ईरान ने इस बारी जो बात की है युद्ध विराम में, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से की है, क्योंकि ईरान को पता है अगर मेन मुद्दा जो है जिसपे जेडी वैंस ने बोला है परमाणु हथियार का गिव अप करना, वो ईरान तैयार नहीं है। क्योंकि ईरान को पता है जिस दिन परमाणु हथियार का प्रोग्राम गिव अप कर दिया, अगले दिन हमला होगा। एक प्रसिद्ध कहावत है जो कहती है किसी इंसान पे 2 बारी से ज्यादा भरोसा नहीं करो। जब पहली बार दगा देता है तो चेतावनी होती है, दूसरी बार दगा देता है तो सबक होता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 बारी विश्वासघात कर दिया है। पिछले साल भी जब ये बातचीत हो रही थी, उन्होंने उस बीच में युद्ध किया। इस बार भी जब बातचीत हो रही थी तो बीच में युद्ध किया। तो ईरान अब कतई अमेरिका पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ईरान को पता है उसका एक ही चीज उसको बचाएगी, पाकिस्तान का क्या सर? पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान तो इस भरोसे को बनाने के लिए निकला था। नदीम जी कनेक्ट है, वो कह रहे हैं कि हमारी मीडिएशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, प्रॉब्लम तो दोनों छोरों से थी। ऋतु जी, देखिए, जेडी वैंस ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष को धन्यवाद किया है। ईरान ने भी धन्यवाद किया है। दोनों पक्षों को पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। और लेकिन दोनों पक्षों के बीच में मतभेद है। जो ईरान से बयान आया है कि 10 पॉइंट में से सिर्फ 3 ही पॉइंट थे जिसपे ये बातें सफल नहीं हुई, बाकी 7 पॉइंट पे तो हमारी मंजूरी हो गई थी। तो जहां तक बात है, ये जो संवाद था, ये था पाकिस्तान में जो हुए टॉक्स ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। आई थिंक हम लोग ब्रह्मदीप जी कनेक्ट है, ब्रह्मदीप जी से एक ओवर हम लोग इस पर ही एक पक्ष चाहती हूँ। अलूनी जी, अभी आप क्या देख रहे हैं? हम कई दौर की बातचीत देख चुके हैं। हमने देखा कि कई दौर काफी देर तक, काफी दिनों तक इनफैक्ट आई कैन से, ये बातचीत होती रही कि बातचीत कर लीजिए, मसला सुलझा लीजिए, बातचीत कर लीजिए, मसला सुलझा लीजिए। उसके बाद कहा गया कि एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन दे दी गई कि उस डेडलाइन पर आपको अगर आपने नहीं जवाब दिया, उसके बाद हमले और ज्यादा तीव्र हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद एक और ऐसा स्टैंड आता है जिसमें अमेरिका पीछे दिखाया जाता है। अमेरिका नीचे जाकर के इस हद तक स्थिति में आ जाता है कि उसने पहले सभ्यता खत्म करने को लेकर धमकी दी, एंड द सेकंड डे, द नाइट ओनली, इट चेंजेस द स्टैंड्स, एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीज फायर हो जाता है। और अब ये फिर से राउंड टेबल बातचीत, इट्स ऑल गॉन वेस्ट, इट्स ऑल इन वेन। अभी क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में? ऋतु जी, बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। दरअसल देखिए, किसी भी युद्ध का समाधान बातचीत से होता है, और यदि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तो वो एक अच्छा कदम था। लेकिन यहाँ पर ऋतु जी यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी बड़ी बातचीत के लिए या शांति वार्ता के सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके उद्देश्य भी बड़े होना चाहिए। यहाँ पर उद्देश्य कभी बड़े नहीं थे। आप देखिए, जो मेजबान है स्वयं पाकिस्तान, उनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर,
वो एक तरफ सूट में जाकर अमेरिका का स्वागत कर रहे हैं और फौजी की ड्रेस में जाकर वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ठीक उसी समय जब ये बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है, वो 2 लड़ाकू विमानों को बाकायदा पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए भेज रहा है। इसलिए क्योंकि वो ईरान को धमका भी सके, और उस समय नहीं भेज पाया था जबकि ये युद्ध चल रहा था। मतलब सुरक्षा करनी थी, लेकिन सुरक्षा तब नहीं कर पाया जब जरूरत थी। लेकिन आपने सऊदी अरब में विमानों को भेजकर क्या संदेश दिया? नहीं, दूसरी पर तरफ पाकिस्तान कैसे सर? ये तो बात गले से सच में नहीं उतरती ना। पाकिस्तान अपने घर के भीतर, अपने देश के भीतर अपनी हालातों को नहीं सुधार पा रहा है, वो चला है मध्यस्थता का ढोल पीटने। रितु जी, वही मैं बात कर रहा था। देखिए दूसरी बात, अब पाकिस्तान के इरादे नेक क्यों नहीं है, क्यों नेक नजर नहीं आते? अब देखिए, बाकायदा अमेरिका से एक आरोप लगा है कि चीन से जो जहाज रवाना हुए जिसमें हथियारों से संबंधित कुछ पुर्जे थे, वो पाकिस्तान के जरिए ईरान चले गए। अब अगली बात देखिए, अस्पष्टता कितनी है कि एक तरफ 10 सूत्री मांगों को लेकर पाकिस्तान ने सामने रखी कि ये 10 सूत्री मांगे होंगे, तो उस पर इजराइल और अमेरिका का बाकायदा जीडी वेंस का कहना है कि उन 10 सूत्री मांगों में लेबनान शामिल नहीं था, और पाकिस्तान का कहना था कि शामिल था। तीसरी बात है कि जो कूटनीतिक कंगाली होती है वो किस कदर बोलती है। जब आप मेजबान हैं, जब आप शांति प्रस्ताव स्थापित कर रहे हैं, तो आपके रक्षा मंत्री को ये क्या कहने की जरूरत है कि इजराइल जो नदीम है जी जवाब देंगे, ख्वाजा आसिफ जिसका किया रितु जी, जब बाकायदा भी आपने जिसका जिक्र किया था कि आपको इजराइल को कैंसर कहने की जरूरत क्या थी? एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें, नदीम जी, इस पर तो आपका जवाब देना बनता भी है, लताड़ा बुरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हिम्मत दोबारा मत कर दीजिएगा, और ये जो आतंकी देश है आपको आतंकी देश तक बता दिया। ये पहली दफा हो रहा है ऑफिशियल नोट पर। देखें, पाकिस्तान का जो किरदार है सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की ताकत सारी दुनिया ने देख ली है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपना मसल दिखाने के तरफ आया तो फिर मसल भी देखेगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपने पेट काट काट के अपनी ताकत के ऊपर काम किया है सदियों से और दहाइयों से, और आज वो पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पेट काट काट के ही तो आपने आवाम का ही तो पेट काटा है। काटा किसका है पेट? आवाम का ही तो काटा, आतंकियों को भरने के लिए। नहीं, आवाम का ही पेट काटा है आपने। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। हाँ, बनाया है। आप कहते हैं अलूनी जी जवाब देना चाह रहे हैं। कर्जों के बावजूद इतनी ताकत इकट्ठी की है कि रितु जी, नदीम जी कह रहे हैं कि ताकत के बल पर, अरे भाई आप तो चीन के पुर्जों के बल पर चलने वाले लोग हो। आप हर युद्ध में क्या करते हैं? आप चीन का सहायता लेते हैं, आप चीन को कवच बना लेते हैं, आपकी चीन की मदद से चलने वाले लोग हैं। आप इस मध्यस्थता के पहले आपके जो इसहाक डार साहब है वो दौड़ के चीन क्यों गए थे? अरे आप मध्यस्थ थे ना, तो मध्यस्थता को आपने विश्वास से क्यों नहीं किया? इसहाक डार साहब को चीन दौड़ के जाने की जरूरत क्या थी? आप कोई पर्ची लेने वाले लोग नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है, आप मध्यस्थता थी ना, तो आप इसके गारंटर क्यों नहीं बने? मुझे आप बताइए। नदीम जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद को लेकर, आपने गारंटी क्यों नहीं दे रहे इस वार्ता को लेकर? आपने टर्की को शामिल किया, आपने मिस्र को शामिल किया, आपने चीन को शामिल किया, और आप बैठक इस्लामाबाद में करवा रहे हैं। आपके बैठक का जो एजेंडा है वो चीन में तैयार हुआ। ट्रंप ने स्वयं ने कहा है कि ये जो बातचीत है, इसका जो ईरान को मेज पर लाया वो कौन लाया? चीन लाया। तो आपने किया क्या है? आप पर न ईरान का भरोसा, न अमेरिका का भरोसा, न इसराइल का भरोसा, दुनिया का भरोसा आप पर है नहीं। आपने सिर्फ एक भवन दिया था इस्लामाबाद में, आप गारंटर क्यों नहीं बने? नदीम जी, इसका जवाब दे दीजिए कि आप इस बातचीत के गारंटर क्यों नहीं बने? इसहाक डार साहब बीजिंग तोड़कर क्यों गए थे? वहां से पर्ची पर लिखवा कर क्यों लाए थे? आपके तो यह हाल है कि जो पर्ची पर लिख कर दिया था वो का वो ना एक मिनट नदीम जी एक मिनट नदीम जी मुझे ये बताइए, क्लियर कीजिएगा मुझे जरा, अमेरिका इजराइल एक साथ ही कूदे थे ना जंग में, इतनी तो जियोपॉलिटिकल समझ में आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आपके पास होगी। ये लड़ाई किसकी थी? इजराइल अमेरिका की ईरान से, और इजराइल अमेरिका साथ थे। अब आप अमेरिका को अपना सहयोगी बता रहे हो और इजराइल आपको ही धमका रहा है। ये कौन सी डिप्लोमेसी का पार्ट है? देखें, पाकिस्तान के बड़े अरसे से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अरे इजराइल के साथ बताइए महाराज, इजराइल के साथ बताइए, क्यों बोला आपको आतंकी देश? क्यों बोला?
नहीं, वो आतंकी देश बोलता है, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा, का आप कभी भी इसराइल को आतंकी देश बोल रहे हैं? आलोचना कर दे। ये तो भारत की पॉलिसी है कि जहां पे हिंदू जायनिज्म और ये यहूदी जायनिज्म इकट्ठा होता है, पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। अरे भैया, आपने पाकिस्तान के इस्लामिक इबादत बम मुल्क तो है जो आपने जमायाती बनाया है, तौर पर हमने एक जगह हिंदू पे और खड़ा है। सरदार बम नहीं बनाया है। इस्लामिक बम तो आपके तरह, आपका इस्लामिक बम खुद से इस्लामिक निकला, बम हमने क्योंकि बनाया आपके है और इस्लामिक आज बम में तक इतना हमारे दम पास नहीं है। था। आप पाकिस्तान ईरान की की तरफ रक्षा से कर नजर लेते उठा ना। के नहीं देख पाया है। इस्लामिक बम की बात की थी तो आप पाकिस्तान ईरान ने की अपने मामलात रक्षा को क्यों नहीं कर हमेशा पाए? से दुनिया से अमेरिका अलग और रखा इसराइल है। के इससे सामने ही फिर आप इसराइल के जरूरत पीछे नहीं पीछे है कि क्यों भाग रहे पाकिस्तान थे? से अरे कोई कौन इरादा से किया ख्वाबों हो। में रहते हैं सिख नदीम जी? और एक मिनट जैनिज्म की बात नहीं अलूने करें। साहब, अलूने साहब, एक मिनट। पाकिस्तान की कौन से ताकत ख्वाबों का में ही रहते हैं इबादत पाकिस्तानी? दोनों लोगों को अरे जरूरत कौन थी। से ख्वाबों में रहते हैं पाकिस्तान नदीम ने जी अगर आप लोग? टेबल फ्रांस कौन की से है तो ख्वाबों उस में टेबल रहते हैं? पे कौन सी बैठ लड़ाई जाइए। जिसमें भारत आपसे पीछे हट गया हो? कौन सी लड़ाई? ये इस लड़ाई में भारत अपना बिल्ली खुशहानी बिल्ली खंबा नोचे वाली पॉलिसी पे है कि शर्मिंदा आप रहिए, भारत घूम आप रहा है रहिए इसी कि तरीके के जुमलों में 1921 फंसे रहिए, आप फंसे रहिए, बेहतर है आपके देश के लिए, आपके मुल्क के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद वापस लौट रहे, बड़ी जानकारी रख देते हैं यहाँ पर। IRGC ने हॉर्मुज को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। सैन्य जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा, कुछ शर्तों के साथ नागरिक जहाजों को अनुमति। और ये IRGC का पक्ष है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सैन्य जहाज जो कि सख्ती के साथ ही यहाँ से निकल सकते हैं। हॉर्मुज को लेकर बड़ी चेतावनी, कड़ी चेतावनी दी है। सैन्य जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा, कुछ शर्तों के साथ ही जो सिविलियन जहाज है उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। इस पर रिएक्शन तो बनता है, लेकिन नदीम जी, आपने कहा कि भारत पीछे हट गया। भारत कहाँ पीछे हटा? कौन सी लड़ाई में पीछे हटा? प्लीज बी लिटिल ब्रीफ। देखिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको बात अरे समझा आप दूंगा। लीजिए पूरा वक्त। ईरान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, चाबहार के ताल्लुकात वो भारत के साथ थे। इस वक्त भारत को उठना चाहिए था ईरान के पीछे बात करने के लिए, और अमेरिका को ना, इस वक्त इंडिया में, भारत दिल्ली का में तो होना स्टैंड चाहिए बहुत था। क्लियर है। सोडी सर ने बहुत पहले बता दिया है कि भारत इस तरीके की कोई स्टंट में बिलीव नहीं करता है, मीडिएशन नहीं करता है, ना भारत किसी एक पक्ष का साथ देता है। भारत पूरी दुनिया की शांति के लिए काम करता है। नहीं नदीम सर, ये आप लोगों के बस की बात है ही नहीं। भारत एक आइसोलेशन पॉलिसी बनाता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर अपने खर्च करता है, मगर भारत फिर बाद में नाकाम हो जाता है कि पाकिस्तान का कद तो कहां से कहां पहुंच गया। वहां पे अमेरिका आ रहा है अपने मामलात के हल के लिए, अरे और कम से कम सेलिंग मोड तो नहीं ऑन करते हैं, कम से कम सेलिंग मोड तो नहीं ऑन करते। आवाम को ही बेच दीजिए। अलूने साहब जवाब दीजिएगा इन्हें। रितु जी, भारत जो है वो मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता जो होती है उसके लिए एक आपका व्यक्तित्व होता है। मध्यस्थता भारत को करना होती तो बहुत इतिहास रहा है कि भारत ने मध्यस्थता की है। भारत ऐसे पर्ची लेकर चाइना नहीं जाएगा, चाइना से नहीं पूछेगा कि इस्लामाबाद में बातचीत क्यों करेंगे हम। इस्लामाबाद में हमको पर्ची लेकर टर्की नहीं जाना है, हमको पर्ची लेकर मिस्र नहीं जाना है। भारत ने, आप सोचिए, जब ये ईरान युद्ध शुरू हुआ, ईरान के हमारे तब के जो उपराष्ट्रीय सलाहकार थे वो वहां पर ईरान गए थे, तो हमने बैकडोर डिप्लोमेसी लगातार की है। यही कारण है कि भारत की आलोचना, हम इतने डरपोक नहीं है, हम इतने डरपोक नहीं है। अरे 65 के युद्ध में तो ईरान आपके साथ था, 1971 में ईरान आपके साथ था, तो आपने सुन्नियों का गठबंधन क्यों किया? आप तो अपने आप को इस्लामिक बम कहते थे। भारत की जो मध्यस्थता होती है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है। भारत ऐसा नहीं करता कि मुंह छुपाकर जेडी वेंस को भागना पड़े और मुंह छुपाकर ईरान को भागना पड़े। यदि यही बातचीत नई दिल्ली में होती तो बाकायदा भारत गारंटर बनता। पाकिस्तान में वो मादा नहीं है कि युद्ध रुकवाने का गारंटर बन जाए। आपने गारंटर बनने के मामले में इनकार कर दिया, आप चुप रहे। और सबसे बड़ी बात है, अरे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास के स्वागत में आप जाके 5-5 विमान ले जा रहे हो। ऐसी मेहमान नवाजी करने से पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा। जो रितु जी बता रही थी कि ऐसी मेहमान नवाजी सिर्फ कर्ज हासिल करने के लिए की जाती है। भारत की मेहमान नवाजी का अपना एक तरीका होता है, जैसे हमने G20 किया, जैसे हम बड़े बड़े जो ब्रिक्स की मेजबानी करने वाले लोग हैं, इस बीच में सोडी सर कनेक्ट है। एक मिनट, नहीं सोडी सर, ये बार बार जब पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं डिबेट्स में, डिस्कशंस में, पत्रकार साहब जुड़े हुए हैं, नदीम जी, कई दफा हो चुका है कि ये कहा जाता है कि जंगों में भारत पीछे हट गया हो।
सोडी सर प्लीज आज मैं चाहूंगी कि आप क्लियर कर दीजिए कि भारत की दमखम क्या है और पाकिस्तान कैसे पीछे भागता है। ऋतु जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, जब आप 3 पैनलिस्ट बुलाते हैं तीनों को इक्वल टाइम दीजिए। अगर 2 ही पैनलिस्ट से अधिकतर क्वेश्चन पूछे तो फिर मेरे को मत आप इनवाइट करिए, क्योंकि यही 2 बोली जा रहे हैं। मेरे को तो बड़े 25 मिनट के बाद दोबारा मौका मिला। सर आगे अब मैं ऋतु जी आपके आता हूं सवाल पे। देखिए, पिछले दशकों से, जब से 1947 से भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान नए देश के रूप में उभरा, तब से लेके आज तक पाकिस्तान और भारत की 5 सैनिक मुठभेड़ हुई है। 5 सैनिक मुठभेड़ में भारत हमेशा विजय हुआ है। यहां तक कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके बनस्पत बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। अगले 100 साल में भी अगर हमारी 10 और सैनिक मुठभेड़ होती है पाकिस्तान के साथ, हम सारे 10 मुठभेड़ में भी पाकिस्तान से पूर्ण रूप में विजय होके निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पाकिस्तानी आवाम को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आपका इंटरनेशनल चैनल है। कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जान जाने वाली थी अगर भारत उस पर वार करता, और वो छुप के कहीं पे बंकर में कहीं पे छुपे हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का कोई नेता नहीं कह रहा है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है। दशकों से रोज कौन सा गूगल सर्च करें, पूरा बयान वहां मिल जाएगा। मेरे इस 2-3 मिनट के ही बयान से जो भी दर्शक थोड़े भी जियोपॉलिटिक्स, थोड़ा भी डिफेंस जर्नलिज्म, जो भी थोड़ी भी रक्षा पत्रकारिता समझते होंगे, उन्हें पूर्ण विश्वास होगा कि जितने भी जंग अब तक भारत पाकिस्तान के साथ हुए के बीच हुए हैं, हमेशा और हमेशा सिर्फ भारत विजय होके निकला है। लेकिन सोडी साहब, अभी जैसे कि आपने कहा, अभी पाकिस्तान और भारत की स्थिति एक तरफ हटा के सोचो, मिडिल ईस्ट के हालात पर अगर देखिए, IRGC कह रहा है कि कुछ शर्तों पर ही सिर्फ सिविलियन जहाज़ों को जाने की अनुमति मिलेगी। जो सैन्य जहाज़ हैं उन्हें बाकायदे तमाम नियमों के तहत ही गुजरने दिया जाएगा या उनके ऊपर सख्ती होगी। अभी हॉर्मुज का ये पेच तो फंसा ही हुआ है। ऋतु जी देखिए, एक प्रसिद्ध कहावत है, जंग में सब जायज है। अमेरिका को जो जो ठीक लगा उसने किया, इजराइल को जो जो ठीक लगा उसने किया, अब ईरान को जो जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है। ईरान के पास 2 बड़े हथियार हैं, टेरेन और टाइम, भूगोल और समय, जो ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास है, और ईरान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। ईरान कोई गलती नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कहा युद्ध में सब जायज है। मैं 2 तथ्य सामने रखना चाहूंगा। 25 मार्च को जब अमेरिका के विख्यात अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सारे 13 सैनिक अड्डों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है, और जो 40,000 सैनिक 13 सैनिक अड्डों में थे वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अमेरिका में हाकार मचना शुरू हो गया। और इतना प्रदर्शन शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि 28 मार्च से वहां पे करोड़ों अमेरिकी नागरिक सड़कों पे आ गए, नो किंग्स रैली के तहत राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ। जैसे जैसे ट्रंप पे दबाव बढ़ता गया, 28 मार्च रात से ट्रंप ने इनडायरेक्टली ईरान पे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देनी शुरू की। और साथ साथ जब ये धमकी बार बार ट्रंप दे रहे थे इनडायरेक्टली, रिपब्लिकन पार्टी जो सत्ता में है अमेरिका में, उसके कुछ सांसदों ने मुहिम चलाई कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो उपराष्ट्रपति JD वैंस को अमेरिकी संविधान के 25th अमेंडमेंट के तहत ट्रंप को पद से हटा देना होगा कि वो मानसिक हालत पे ठीक नहीं है। 4 अप्रैल को जब फॉक्स न्यूज ने एक आंकड़े सार्वजनिक किए कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -5% है, जो कि अमेरिका के 250 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के लिए सबसे कम है, तो ट्रंप से ये सहानी गया। और 6 अप्रैल को ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज रात क़यामत की रात है। उनका मतलब था कि आज मैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करूंगा। JD ट्रंप ने फैसला कर लिया, क्योंकि उन पर दबाव था कि अगर आज रात डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें पद से अमेंडमेंट 25 के तहत हटा दूंगा। जब 7 अप्रैल हम लोग सारे सो के उठे, हमें लग रहा था कि शायद ईरान पे 5-6 परमाणु बम दाग दिए होंगे, ईरान की सभ्यता खत्म होगी, लेकिन सारे हैरान और चकाचौंधे, ये युद्ध विराम हो गया। ये युद्ध विराम का कारण था डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से या पद से हटाने की कार्रवाई जो JD वैंस पे दबाव आ रहा था। अब मैं एक और मिनट चाहूंगा जहां पे इजराइल की बात है। 27 मार्च को
इसराइल के विख्यात अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर छापी कि इसराइल के सेना के मुखिया चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट एयाल जमीन ने इजरायली मंत्रिमंडल को बताया है कि इजरायली सेना अगर और ईरान के साथ लंबा युद्ध करेगी तो इजरायली सेना टूटने के कगार में, इट इज ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात में है, उनमें ना हिम्मत है ना ताकत में ईरान से युद्ध विराम तोड़ने की। ईरान ने जो भी ये बातचीत की है, चाहे बिफोर और कुछ भी हो, ये ईरान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से की है। जैसे मैंने कहा, ईरान को पता है उसका एक ही हथियार अब है, परमाणु हथियार। उत्तर कोरिया पे अमेरिका क्यों नहीं हमला कर पाया आज तक? उसके पास परमाणु हथियार है। इजराइल ने आज तक पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया? पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। तो ईरान जानता है उसको एक ही चीज बचाएगी, उसका परमाणु हथियार का कार्यक्रम। ठीक है सोनी साहब, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी दे दे। हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। अमेरिका ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन, नए सुरक्षित मार्ग बनाने की तैयारी। युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज में यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी और अब उसी को लेकर के कवायद की जा रही है। बाकायदे अमेरिका ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, नए सुरक्षित मार्ग बनाने की तैयारी है। अब इसे कैसे लिया जाए अलूने सर, नए नए पाथवेज अब खोज रहे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए रितु जी, जो ईरान है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के ट्रैप में पूरी तरीके से फंस चुका है। ये जो बातचीत हो रही है इसमें भी ऐसा लगता है कि आईएसआई, मोसाद और सीआईए तीनों मिले हुए हैं। मतलब कई आप देखिएगा कि पिछले दिनों जो टॉक्स हुई है, वो टॉक्स के ठीक बीच जैसे ही ईरान के लोग टॉक्स पर आए और उन पर उस पर हमला हो गया। तो अब जो है वो ईरान को बातचीत के मैच पर लाना और फिर उस पर हमला कर देना, और पाकिस्तान इसमें पूरी तरीके से शामिल नजर आता है। अब यहाँ पर जहां तक बारूदी सुरंगें हटाने का सवाल है, तो देखिए ईरान चाहे जितना शक्तिशाली देश हो, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ खुलकर कोई भी देश खड़ा नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान भी खड़ा नहीं है, जो कि अपने बम को इस्लामिक बम कहता है। तो ऐसे में आने वाले समय में यदि हॉर्मुज को लेकर ईरान ने दादागिरी दिखाने की कोशिश की, तो सबसे पहले उसकी आलोचना करने वाला कोई और मुल्क नहीं है, एक इस्लामिक देश है ओमान। ओमान का कहना है कि हॉर्मुज पर हमारा भी उतना हक है जितना हक जो है वो ईरान का है। दूसरी बात आप देखिएगा कि अब यूएई ने भी एक बात रखी है कि यदि ईरान का विध्वंस हुआ है, ईरान कहता है कि मुझे पैसे दो, जो मुझे नुकसान हुआ है मुझे उसका। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ओमान, जब ओमान ये हक चाह रहा है कि ओमान की भी उतनी ही उस पर कहा जाए उसका उतना ही हक है जितना ईरान का है, तो ओमान इस बीच में मध्यस्थता के लिए क्यों नहीं आता है? नहीं देखिए, ओमान इसलिए मध्यस्थता के लिए नहीं आ सकता क्योंकि ओमान तब तो पहले तो लिबरल था, लेकिन जब ओमान पर भी हमले कर दिए ईरान के द्वारा, इस कारण से ओमान नाराज हो गया। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है वो मध्यस्थता नहीं, प्रतिनिधित्व है। चीन का प्रतिनिधित्व है, टर्की का प्रतिनिधित्व है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व है, मिस्र का प्रतिनिधित्व है। और चीन के कहने पर ही ईरान जो है वो इस मध्यस्थता के मैच के टेबल पर बैठा है। पाकिस्तान के कहने पर ईरान तैयार होकर इस मैच पर नहीं आया। जो दुनिया भर में बातें कही जा रही है कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका जो श्रेय बाकायदा ट्रंप ने इस बात को एडमिट किया है। और इसका प्रमुख कारण यह भी रितु जी कि आगामी 14-15 मई को जो ट्रंप है वो चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, और उसके पहले यदि यह बातचीत बनती है तो चीन और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी व्यापारिक डील हो सकती है। तो उस डील की बेस को तैयार करने का जो काम है वो पाकिस्तान को दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय तक ऐसी मध्यस्थता की भूमिका किनके बीच अदा करता है, अमेरिका और चीन के बीच, जो उसने 70 के दशक में भी किया था। तो यहाँ पर यह जो समूचा युद्ध चल रहा था, इस युद्ध को रुकवाने के निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास कहा जाना चाहिए। लेकिन यदि प्रयास अच्छे मन से होता और दीर्घकालीन शांति की जो तैयारी होती है उसके लिए विश्वास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सभी देशों के बीच अविश्वास की बहुत गहरी खाई है। यही कारण है कि जब पीस टॉक हो रही है उस बीच इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा है। तो इजराइल भी चाहता नहीं है कि यह जो है, क्योंकि इजराइल के लिए बहुत बड़ा मौका है। उन्होंने ट्रंप को इतना किसी अमेरिकन राष्ट्रपति को तैयार करने में कई दशक लग गए, तब जहां पर जाकर ईरान पर हमला हुआ। तो यहाँ से इस बातचीत के बाद जो मार्ग निकलता है वो शांति का मार्ग नहीं हो सकता।
वहां से अशांति ही बढ़ेगी। और आने वाले समय में यदि ईरान ने यही ऐसा ही रुख रहा ईरान का, क्योंकि परमाणु यूरेनियम संवर्धन को लेकर जो ईरान दावा कर रहा है कि हम यूरेनियम संवर्धन शांतिपूर्ण कामों के लिए करेंगे, तो उस पर अमेरिका यूरोप भरोसा नहीं कर सकता। क्योंकि यदि यूरेनियम पूरी ताकत से ईरान के पास आ गया, तो जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग सऊदी अरब पर हुआ है, जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग तेल अवीव पर हुआ है, आने वाले समय में वह परमाणु हथियारों के साथ यदि उसकी मार कर दी गई, यदि वो यूरोप तक चला गया, तो ईरान जो है वो दुनिया का विध्वंस कर देगा। और यही जो अविश्वास है, देखिए हम ईरान की चाहे जितनी तारीफ करें, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ईरान ने आतंकी समूहों को खतरनाक हथियार देकर मध्य पूर्व ही नहीं दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ा झटका पेश किया है। हूती जो है वो हार्मूज ठीक है, पर एक जब जवाब हमले करते सोडी सर से भी इस पर चाहेंगे। सोडी सर, पूरा जो कहा जाए मिडिल ईस्ट का जो ये संग्राम था, ये हॉर्मुज पर ही टिका हुआ नजर आया। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही थी कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं, रैदर की ये जंग रुकेगी कि नहीं। हॉर्मुज खुले या ना खुले, इसको लेकर पेच फंसा हुआ था, अभी भी वो पेच फंसा हुआ है। अभी सीज फायर को लेकर एक तरफ बात और दूसरी तरफ ये, और तीसरी तरफ इस्लामाबाद की जो वार्ता वो फेल। अब इन तीनों चीजों को आप अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर आपको नजर आ रही? ऋतु जी, मिडिल ईस्ट के विषय को समझने के लिए मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े। पहला है मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस 1915 का, दूसरा है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1916 का, तीसरा है ब्रिटेन का बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन नंबर 181/2 29 नवंबर 1947 का। जब दर्शक ये 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, उन्हें मिडिल ईस्ट की पूरी समस्या आराम से समझ आ जाएगी। 2 दिन पहले 10 अप्रैल को अमेरिका में पीयू ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे क्रेडिबल ओपिनियन पोल एजेंसी है, उसने एक ओपिनियन पोल के आंकड़े सार्वजनिक किए, जिसमें पहली बार चौंकाने वाले आंकड़े आए कि 73% अमेरिकी नागरिक अब इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। जिस तरह से हमने इस 40 दिन के युद्ध में देखा है, कोई भी पश्चिमी देश, स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, किसी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, सारों ने ईरान का साथ दिया। ऋतु जी, इसका कारण यह है 2009 तक पश्चिमी मीडिया बहुत सफल था दुनिया को झूठ बताने के लिए फिलिस्तीन का असली मुद्दा क्या। लेकिन 2009 से जब से सोशल मीडिया आया, दुनिया को आस्ता आस्ता चीजें पता लगने लगी, और इसलिए आज अधिकतर दुनिया ईरान के पीछे खड़ी है। जहां तक बात है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, जैसे मैंने कहा, युद्ध में सब जायज है। 1936 में टर्की ने डार्डेनल स्ट्रेट पे कब्जा किया, जो उसका आज तक है। पूरा डार्डेनल स्ट्रेट जो ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, उस पर तुर्की का कंट्रोल है। दुनिया के किसी देश में हिम्मत नहीं हुई तुर्की को बोलने की कि तू कंट्रोल नहीं करेगा, ये इंटरनेशनल वाटर्स है। मेरे कहने का मतलब है, जिसकी जब ताकत चलती है वो ताकत इस्तेमाल करता है। जो सफल होता है वो बाजीगर होता है, जो असफल होता है वो रोता रहता है। इस वक्त ईरान पूरी तरह सफल है। उसे पता है दुनिया की जो गले की नस है, जिसे हम जुगुलर वेन कहते हैं, गले की नस है हॉर्मुज स्ट्रेट। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पे उसे नियंत्रण कर लिया है। अब ट्रंप ने पहले कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती, मेरा कोई तेल नहीं आता, फिर अब कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगी। पहली बात तो ट्रंप और अमेरिका ही क्लियर नहीं है कि उनके लक्ष्य क्या। मैं 1 मिनट और चाहूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध ब्रिटेन के जनरल रहे, उनका नाम रहा है ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। 12 फरवरी को जब ईरान युद्ध की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो अमेरिका के सेना के मुखिया चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बोला, अमेरिका को ईरान से युद्ध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप ने अपने सैन्य अधिकारी की मानी नहीं, और आप देखिए कि अब क्या हो रहा है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें ईरान का दबदबा है। दुनिया कुछ भी बोल ले, असलियत ये अधिकतर देश ईरान के पीछे खड़े हैं। और जैसे मैंने 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किए, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। भारत में अगर 1000 विशेषज्ञ टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं, सिर्फ 100 ने ये 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़े हैं। बाकी सारे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यहाँ के आर्टिकल या ये आर्टिकल, अगर ये 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कोई भी दर्शक पढ़ेगा, उसे पूरा पता चल जाएगा फिलिस्तीन का असली मुद्दा क्या है, और आज दुनिया के अधिकतर देश ईरान के साथ क्यों खड़े हैं, अमेरिका और इजराइल के साथ क्यों नहीं। ठीक है सोडी साहब, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई है, वो भी बता देते हैं।
टर्की ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की निंदा की है। नेतन्याहू की हिटलर से तुलना की, कंपैरिजन फ्रॉम हिटलर, हमारे जमाने के हिटलर है नेतन्याहू। टर्की की तरफ से ये क्लियर किया गया। आईसीसी यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी जो है बयान के रूप में भी ले सकता है। टर्की का कॉल ये है, गिरफ्तारी वारंट का जिक्र किया गया। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। अलूने सर, आपके पास आना चाहूंगी इस खबर को लेकर। टर्की का पक्ष है, बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पर गलत ठहरा रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का भी जिक्र कर रहे हैं। बातचीत में तब दम होता है जब आप पारदर्शी हो, आपकी लीडरशिप में तब दम होता है जब आप में पारदर्शिता हो। तो जो अर्दोआन है वो यदि नेतन्याहू की लेबनान पर हमलों को लेकर आलोचना कर रहे हैं, उनको यदि हिटलर बता रहे हैं, तो अर्दोआन यह नहीं भूल सकते कि उन्होंने कुर्द मुसलमान हैं उनको सीरिया में घुसकर किस प्रकार से मारा है। वो अपने देश में कुर्द मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, उन्होंने कैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश को कट्टरपंथी देश बनाने की, और जो 15वीं सदी की जो एक मस्जिद थी, जो एक चर्च था और मतलब धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था, आपने उसको एक मस्जिद में बदल दिया। तो अर्दोआन जो है वो उस कट्टरपंथी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर शांति कभी नजर आती ही नहीं है। तो टर्की को यह अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यदि टर्की में पारदर्शिता होती तो आज इस्लामिक दुनिया उसके साथ खड़ी होती। लेकिन इस्लामिक दुनिया में इतना फ्रिक्शंस है क्यों? आप सोचिए, इस्लामिक दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस्लामिक दुनिया के देशों को एक मंच पर ला दे। और ये कहा जाता है कि टर्की तो अमेरिका इजराइल का ही साथ देगा। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, आप देखिएगा कि जो टर्की है वो कितना डबल स्टैंडर्ड का गेम खेलता है। टर्की कभी ईरान के साथ खड़ा नजर नहीं आता, और इस युद्ध में ईरान के साथ जो देश खड़े वो कौन खड़े? सऊदी अरब खड़ा है, यूएई खड़ा है। और यदि टर्की के पास हथियारों की कमी नहीं है, यदि आपको ईरान को इतना ही समर्थन देना था तो टर्की ने अपने हथियारों को ईरान भेज देना था। यदि आपको ईरान का इतना समर्थन ऐसा लगता है कि ईरान को आप इतना समर्थन दे रहे हैं, तो रूस ने अपनी सेनाओं को क्यों नहीं भेजा? चाइना ने अपनी सेनाओं को क्यों नहीं भेजा? रूस ने खुलकर क्यों मदद नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि जो रूस है वो स्वयं वो कभी भी इजराइल पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे जो यहूदी है वो रूस से जाकर इजराइल बसे हुए। तो इस युद्ध में इतनी सारी जटिलताएं हैं, लेकिन इन जटिलताओं के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो एक कूटनीतिक समाधान है। और उस कूटनीतिक समाधान के दो खलनायक नजर आते हैं, एक खलनायक इजराइल और दूसरा खलनायक ईरान है। ईरान यदि अपने प्रॉक्सी समूह को ऐसे ही पालेगा, ईरान यदि अपने देश में महिलाओं पर ऐसे ही अत्याचार करेगा, यदि ईरान यूरेनियम बनाकर हथियारों को ऐसे ही बनाएगा, यदि ईरान इसी प्रकार से हथियारों के नाम पर अवैध हथियारों को इधर से बेचेगा, जो उत्तर कोरिया जैसा जो खतरनाक देश है उसकी यदि हेल्प लेगा, तो कभी भी ईरान के पास विश्वसनीयता नहीं हो सकती। एक जवाब नदीम जी से जाती हूँ, उसके बाद आदि सोडी सर आपके पास भी। नदीम जी, मुझे ये बताइएगा, अभी इस बीच में शांति वार्ता तो विफल हो गई है, आगे का प्लान क्या है? क्या हम देखेंगे इस्लामाबाद पॉइंट 2 भी होगा? नहीं, देखिए 10 पॉइंट्स में से 6-7 पॉइंट्स पे तो बात हो गई थी, और जो 2-3 पॉइंट्स पे बात नहीं हुई है अब उनको रिजॉल्व करना होगा। यकीनी तौर पे पाकिस्तान और इस्लामाबाद एक नए सिरे से पॉलिसी मुरतब करेगा अपनी, और वो पॉलिसी क्या होती है? जाहिर है पाकिस्तान का किरदार इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि बड़ा पॉजिटिव और पीस मेकर के तौर पे सामने आया है। अरे साहब, आपके एक्स पीएम अभी जेल में है, आपके एक्स पीएम जेल में है, लगातार बयानबाजी आती है कि आप लोग उन्हें बोलने भी नहीं देते हैं, तो आप लोग तो कम से कम ये पॉजिटिव संकेत देना बंद ही कीजिए। नहीं तो क्या करें कि हम जवाब अलूने जी अटैक कर दें? नहीं तो एक्स पीएम की तो सुनेंगे ना, एक्स पीएम की नहीं सुनेंगे फिर? शहबाज शरीफ क्यों ने बांध के रखे हुए हैं एक रूम में, किसी से इंटरेक्शंस नहीं करने देते, आतंकियों को पाल रहे हैं आप? पूरी तरह से पाकिस्तान जो है इस जंग में इन्वॉल्व है। मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक पाकिस्तान को अपना बड़ा मानते हैं, अरब ममालिक पाकिस्तान को अपना बड़ा मानते हैं। ईरान इस वक्त पूरी तरह से फंसा हुआ है कि उसकी सरहद भारत के साथ। कह रहे हैं कि टॉक पर बातचीत हो गई है, 7-8 पॉइंट पर इनकी जो सहमति हो गई है। तो नदीम भाई, हाल ये है कि आपके विदेश मंत्री इसहाक डार साहब ने अभी एक ट्वीट किया है
और उसमें दोनों पक्षों से ये अपील की है कि युद्ध विराम को आप काबिज रहे। अमेरिका और ईरान जो है दोनों युद्ध विराम पर कायम रहे। मतलब मध्यस्थता में यह निर्णय भी नहीं हो पाया कि युद्ध विराम चलेगा या नहीं चलेगा। आप मान लीजिए कि आपकी जो ये बातचीत थी इस्लामाबाद में वह अविश्वास से घिरी थी और ये बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई है, बिना निर्णय के फेल हो गई है। यही कारण है कि जीटी वेंस साहब जो है वो अब अमेरिका पहुंच गए। ईरान ने इनकार कर दिया है। दुनिया में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है कभी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है जिसके जो लीडर हैं, जो अलग अलग देशों के लीडर हैं, वो दोनों अलग अलग पहुंच जाए। तो नदीम भाई ये बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई है और इस्लामाबाद जो है उसको इस अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। और वो जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप अख्तियार कर सकती है। वो जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप अख्तियार कर सकती है। हमें बड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपका क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट है कि नेगेटिवली हम पोर्ट्रे करें कि ये 6 पॉइंट्स या 7 नहीं, पॉइंट्स इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि आप ही लोगों के तरफ से तो कई बयान आ चुके हैं कि अगर पाकिस्तान पर कुछ हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, उसका दंश झेलेगी। कई दफा आया हुआ है। नदीम जी थोड़ी सा प्लीज इस पर भी जवाब दीजिएगा। ऋतु जी देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत विचार है कि हम कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान के साथ ओवर ऑब्सेस्ड हैं। पाकिस्तान हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। भारत एक तीव्र गति से विकसित भारत की ओर है, पाकिस्तान एक फटीचर देश है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा ऑब्सेशन पाकिस्तान के साथ है। आप अगर कोई भी इंटरनेशनल चैनल देख लो कल से, वो सिर्फ पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे CNN है, फॉक्स न्यूज है, अल जजीरा है। तो पहली बात तो मेरे को लगता है हमें पाकिस्तान से ओवर ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। फटीचर देश है, जो ये कर रहा है वो उसके लिए अच्छा है। जहां तक हमारी बात है, हम जो कर रहे हैं, हमें अपने विकसित भारत पे हमें ध्यान देना चाहिए। जो जियोपॉलिटिकल समीकरण है उस पे हमें, भारत जो है वो इस जंग में किसी भी तरह से रुकवा सके। भारत का सिर्फ अब एक ही इंटेंशन है कि साजिशी करके पॉलिसीज के साथ कहीं दहशतगर्दी फैलाई जाए और कहीं ना फैलाई जाए। पाकिस्तान इस वक्त पीस मेकर के तौर पर सामने आया है। दहशतगर्दी का शब्द पाकिस्तान के साथ ही फिट बैठता होगा, भारत के साथ इसे ना जोड़िए प्लीज। थोड़ी सा प्लीज कंप्लीट। नाकाम रहा है इस बात के बिल्कुल सामने है कि भारत के ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, मगर ईरान के पीछे भारत ने खड़े होने की बजाय इस वक्त खामोश रहा, डरता रहा। अरे आप तो खड़े ही नहीं हो पाए, पाकिस्तानी तो खड़े ही नहीं हो पाए। इस्लामिक ब्रदरहुड आपकी गई कूड़े में, आप तो खड़े नहीं हो पाए ईरान के साथ। भारत की बात करते हैं, भारत ने तो स्टैंड क्लियर रखा है, किसी के साइड नहीं जाएंगे, हम दोनों के बीच, दोनों के साथ है। पाकिस्तान का क्रेडिट बनता है। और अरे काहे का क्रेडिट, कैसा क्रेडिट? एक इस्लामिक कंट्री के पीछे आप खड़े नहीं हो पाए, आपके ऊपर कर्ज इतना ज्यादा है। सोडी से को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज आप। हाँ आपको इस्लाम देखिए ऋतु जी, मैं आपके माध्यम से नदीम जी को बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट मैं को पैनलिस्ट से बात नहीं करूंगा, एंकर के थ्रू करूंगा। मेरे को फौजी ट्रेनिंग में और सर्विस में एक चीज सिखाई गई कि जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो बीच में अटकना नहीं चाहिए, बीच में अपना टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं। दूसरी चीज मेरे को एक और सिखाई गई मेरी आर्मी के सर्विस में, जो इंसान दूसरों की बातों में अटकता है, जो इंसान चीखता है चिल्लाता है, उसमें कुछ कमजोरी होती है, तभी वो इतनी ऊंची आवाज से दूसरे को दबाना। गलत बोले आपको नहीं छोड़ा जा सकता। ये फौज नहीं है, आप टीवी पे दुनिया के साथ मुखातिब हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप फौज के किसी टेबल पे नहीं बैठे जहां पे कोई बड़ा आपके लिए बैठेगा और उतनी देर तक आप सुनते रहेंगे और जो मर्जी आप कहते रहेंगे। भारत की नाकामी सबको नजर आ रही है। आपके अपने पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं मोदी की पॉलिसी पे? वो कह रहे हैं कि मोदी डर के बैठा रहा, मोदी ने मामला को। अरे नदीम जी सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। नहीं नहीं, एक मिनट, इस पे जवाब मेरे को देना है। सोडी सर आ रही हूँ मैं वापस। अरे नदीम जी सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए। अरे कौन सा नाश्ता करके आए सुबह सुबह? रुक जाइए एक बार, मुझे बोलने तो दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो आप बोलने से 2 दफा पहले सोच लीजिएगा। आपके शहबाज शरीफ की तरह नहीं है, और वो डिप्लोमेसी आपके देश में आप चलाइए। और ये जो मैनर्स का बात उन्होंने बताई सोडी सर ने, दैट्स कॉल्ड कर्टेसी, एटिकेट्स। आप बीच में आकर बोलेंगे और ये जंग का मैदान है, जंग की टेबल है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, मेरी डिस्कशन है। आई हैव अलॉटेड टाइम फॉर सोडी सर, तो वो बोलेंगे। हाँ ऋतु जी, मैं आपके माध्यम से नदीम जो बताना चाहूंगा, ये ठीक है, ये फौजी ऑफिस नहीं है, ये टीवी शो है, लेकिन टीवी शो में जो कंट्रोल और इंचार्ज है वो एंकर का है। एंकर डिसाइड करेंगे किसको कब
बोलने देना है, सबको इक्वल टाइम देके सबके पॉइंट्स करने हैं। किसी दूसरे पैनलिस्ट को हक नहीं है कि कोई पैनलिस्ट बोलो उसके बीच में टांग अड़ाने का। अगर उसको पॉइंट देना है, अपना हाथ खड़ा करे, सभ्यता तरीके से, सिविलाइज तरीके से हाथ खड़ा करे, और जब एंकर बोले तब उसका जवाब दे। अपने प्रोग्राम को, शो को उसी तरह से चलाए, मगर जहां पे बात गलत होगी, जहां पे समझ नहीं आएगी, वहां पे उसको क्या नहीं correction समझ करना आ रही है नदीम जी? जरूरी है। क्या समझ नहीं आ रही है आपको? बात क्या समझ नहीं आई? वैसे तो पाकिस्तान से उम्मीद यही होती कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन अभी आपको क्या नहीं समझ आया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि भारत क्यों चुप बैठा है। उनके किस पे नहीं, politicians किस पे चुप बैठा है? किस पे चुप बैठा है? opposition भारत की पूरी अरे यहाँ की opposition ने हुकूमत से आपका, लताड़ यहाँ की दी है ऑपोजिशन से आपका क्या ताल्लुक है? राहुल गांधी से आपको मिलने जाना है? क्या करना है आपको? यहाँ की ऑपोजिशन से आपका क्या है लेना देना? अब ईरान में कराइए ना मध्यस्थता, कराइए ना मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता, वो तो आप करा नहीं पाए। आपकी वार्ता फेल हो गई, आपकी मीडिएशन फेल हो गई, आप देश में अन्न दाना पानी दे नहीं पा रहे हैं, और चले आए बड़े बड़े ढोल यहाँ पर पीटने के लिए। अलूने साहब जवाब दीजिए इस पर। एटम बम तो है ना, दाना पानी ना हो, एटम बम बनाया है इस कौम ने अपना पेट काट के। हाँ। और आपको पता है आज ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, एटम बम बनाया आवाम का पेट काट करके। यही तो आपको एक्सपोज करना था मुझे, और आप नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज हो गए। आवाम का पेट काटकर आपने एटम बम बनाया है, आतंकियों के हाथ में पकड़ाया है ना। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, ये सबको पता है। और तो आवाम का पेट काट देंगे एटम बम बनाने के लिए? कम से कम भारत से सीख तो लेते। हाँ, अलूने साहब जवाब दीजिएगा इनको। ये ट्रम्प, देखिए भारत जो है वो दुनिया के नेताओं की ऐसे चमचागिरी नहीं कर सकता कि अपने पत्थरों को लेकर, जो अपने मिनरल्स हैं उनको लेकर। ना वो तो आज एक्सपोज हो गए नदीम जी, आज खुद ही एक्सपोज हो गए, अपने आप बोल दिया है। आवाम का पेट काट काट के उन्होंने एटम बम बनाया। सोडी सर। ऋतु जी, 1965 में जुल्फिकर अली भुट्टो, आप बोल लीजिए नदीम जी, आप बोल लीजिए, चलिए। नहीं, आप सब बात करें। ऋतु जी, 1965 में जुल्फिकर अली भुट्टो, जो तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बयान दिया था पाकिस्तान घास खाएगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा। उनकी बात बिल्कुल सही और सच्ची निकली। आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जरूर है, लेकिन उनकी आवाम के पास ना खाने के लिए ढंग का खाना है, ना पीने के लिए पानी है। अरे तो खुद का बोल रहे हैं सोडी सर, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आवाम का पेट काट के एटम बम बनाया है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में जगह जिसका नाम है चित्रल, वहां पे आटे का भाव 1200 रुपए पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो हो गया। तो जहां आवाम पाकिस्तान की पानी और खाने के लिए तरस रही है, वहीं पाकिस्तान की सेना हर साल बड़ा अपने लिए इंक्रीमेंट लेती है। 2003 में जब पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ आई और तकरीबन आधा पाकिस्तान पानी के नीचे था और करोड़ों पाकिस्तानी टेंटों में रह रहे थे, शरणार्थी बन के खाने के लिए तरस रहे थे, तो पाकिस्तानी सेना ने अपने अफसरों सैनिकों को सैलरी में 9% इंक्रीज दिया जब उनके देश की आवाम बाढ़ से जूझ रही थी। तो जहां तक पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत की बात है, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है, उनको अपने जेब से भरने से मतलब है, और वो सफल भी हुए, इस पे कोई शक और नहीं जेब है। से भर भी इन्होंने किसको जिस रहे तरह से जेब से भर भी किसको रहे हैं? आतंकियों को ही तो भर रहे हैं। तभी तो ये नौबत आ गई कि एक ऑफिशियली अगर कहा जाए, एक सिंबॉलिक तौर पर भी एक ऐसे देश ने, इजराइल ने, जिन्हें ये मानते भी नहीं है देश, इफ आई एम करेक्ट, वो कह रहा है कि आतंकी देश है पाकिस्तान। और अभी तो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं, कहते हैं कि एटम बम बनाने के लिए आवाम का पेट काटा है इन्होंने। ये तो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की हिपोक्रेसी, और ये मीडिएशन करने चले, शांति वार्ता करने चले, ये तो बात गले से नहीं उतरती है। नदीम जी प्लीज इस पर एक रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद मेरे पास समय जरा कम है। हाँ, हमारी पॉलिसी वो शुरू से यही रही है कि हम अपनी ताकत इकट्ठी करेंगे, और ताकत में कभी कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान ने कौन है नहीं आपकी किया। ताकत? उन्होंने आतंकी? बनवाया है अरे कि ताकत हमारे कौन है साथी आपकी? लीडर ये भी कहते ताकत हैं कौन है? कि आतंकी घास आपकी में ताकत है? अपने आतंकी जो जैश के कमांडर, वो आपकी ताकत है? कौन है ताकत आपकी? पाकिस्तान वाली, आपको हम चाय भी पिलाते हैं हमेशा से, आपको और उसके याद बाद है, फिर याद उरी है। कराते हैं। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त मेरे पास था, इतना ही पाकिस्तान को मैं सुन सकती हूँ। वक्त जरा कम है, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।